मैं शुरुआत करूँगी अपने जो तजुर्बे हैं बचपन से लेकर के इस वक्त तक के, और उसमें जिन महिलाओं ने ख़ास करके मुझे प्रभावित किया, उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। क्योंकि ऐसा तो है कि इस्मत चुग़ताई और डॉक्टर रशीद जहाँ जैसी दबंग औरतों को हम बचपन से उनके किस्से भी सुनते रहे, उनका लिखा भी पढ़ते रहे, और साथ-साथ में ये भी हुआ कि रोज़ा लुक्ज़मबर्ग को पढ़ा, क्लारा ज़ेटकिन को पढ़ा, जो एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी फ़ेमिनिस्ट्स थीं। तो ऐसा नहीं है कि फ़ेमिनिज़्म का की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएँ ऐसी थीं जिन्होंने ख़ास करके हमारे ऊपर असर डाला, मेरे ऊपर असर डाला। उसमें एक हैं हमारी डॉक्टर रिहाना बशीर। वो मुसलमान महिलाओं में मेरे ख़्याल से सबसे पहली वाली डॉक्टरों में थी, मेडिकल डॉक्टर, और अब 90 पार कर चुके हैं। तो जब वो शादी हो करके उनकी शादी हुई कॉमरेड ज़ियाउल हक़ से, जब शादी हो करके वो इलाहाबाद आईं, तो उनके पति ने उनसे कहा कि आप गरीब मुसलमानों के मोहल्ले में काम शुरू करें। तो इन्होंने जाकर के वहाँ पे बैठना शुरू किया। अब मरीज़ आएँ और महिलाओं के बजाय उनके साथ जो भी पुरुष हो, वो बात करे जाए और वो बताए कि इनको क्या तकलीफ़ है। जब 3 दिन हो गए तो इन्होंने अपने पति से कहा, रिहाना चाची ने, कॉमरेड ज़िया से, कि भई ये क्या हो रहा है? मैं तो बात ही नहीं कर पा रही हूँ पेशेंट से। तो ज़िया चाचा ने कहा, ज़ाहिर है तुम्हें जब शट अप कहना नहीं आता, जब तुम्हें चुप करवाना नहीं आता, तो मर्द तो बोलेंगे ही। तो इसलिए उनको चुप करवाना सीखो, और तब तुम सीधे महिलाओं से बात कर पाओगी। ये किस्सा जब रिहाना चाची ने मुझे सुनाया, तो पहली बार शायद मेरे समझ में आया कि औरतों की ज़बान होना, खुलना, और अपनी बात अपनी तरह से कह पाना कितना ज़रूरी है। और उसके बिना जब तक वो नहीं होता, तब तक हम महिलाओं की आज़ादी की जो बात कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि वो जब पैसे कमाने लगेंगी तो वो आज़ाद हो जाएंगी, जब उनके पास उनका अपना बनाया हुआ घर हो जाएगा तब वो आज़ाद हो जाएंगी, वो सारी बातें बेमानी हैं, जब तक कि वो अपनी ज़बान खुद नहीं खोलती, अपनी सोच खुद नहीं बनाती। कुछ और महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमरेड भी रही हों या लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई हों। उनमें से एक हैं थी शौकत आज़मी। शौकत चची हम लोग उनको कहते थे। शौकत चची की हैदराबाद में शादी तय हो चुकी थी, हैदराबाद की रहने वाली थी, और शादी होने वाली थी उनकी तब 1945 में हैदराबाद में तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े-बड़े शायर पहुँचे, उसमें कैफ़ी आज़मी भी थे वहाँ पर मौजूद। अब हैदराबाद का माहौल लखनऊ के और दूसरे मुसलमान इलाकों के मुकाबले में काफ़ी अलग किस्म का है। मैंने वो यादें लिखी हैं अम्मी के ऊपर, जो किताब जो पिछले साल आई है अम्मी की, जब सदी मनाई गई, तो वो मैं यादें कुछ पढ़ना चाहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हैदराबाद में 1945 में तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की कॉन्फ्रेंस हुई। जैसा कि अब तक का दस्तूर था, आखिरी रात को मिला जुला मुशायरा हुआ। हैदराबाद का माहौल दिल्ली और लखनऊ के मुकाबले में ज़्यादा खुला था। औरतें, लड़कियां बड़ी तादाद में सुनने वालों में मौजूद थीं। कुछ ऐसी बेबाक के शायरों के ऑटोग्राफ लेने उनके ठहरने के हॉस्टल तक पहुंच गईं, और उनमें से एक अपना दिल वहीं छोड़ आई। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की खुशी और कलम को इंसानियत की लड़ाई में सशक्त अस्त्र साबित कर पाने का फख्र लिए बम्बई का दस्ता लौट आया, और 3 हफ्ते बाद वो मंचली अपना दिल तलाश करती अपने बाप को साथ लिए हैदराबाद से मुंबई सेंट्रल पर उतरी। पता ठिकाना कुछ पास न था, लेकिन लाल झंडा निशानी काफी थी। किसी ने पास ही के रेलवे वर्कर्स ट्रेड यूनियन के दफ्तर पहुंचा दिया, और वहां से पार्टी कम्यून पहुंची। एक अम्मी अब्बा वहीं बम्बई में रहा करते थे, तो अम्मी जो हुआ उसकी बहुत मज़ेदार नकल करके इस तरह से कुछ सुनाया करती थी। तुम्हारे अब्बा लिख रहे थे
कैफी को घर बुलाया था ताकि उस हफ्ते के एडिटोरियल पर बात हो सके। कैफी आए तो हमने चाय बनाई और पास ही बैठ गए। कैफी ने कहा, बन्ने भाई, एक लड़की है। अब्बा ने जवाब दिया, बहुत सी लड़कियां हैं। कैफी, जी नहीं, ये तो बस एक ही है। बन्ने, अच्छा, तुम्हें एडिटोरियल के बारे में सोचने को कहा था। कैफी, जी वही सोच रहा था कि लड़की आ गई। बन्ने, एडिटोरियल में मदद करने। कैफी, फिलहाल तो कहती है मुझसे मोहब्बत करने। बन्ने, और आप? अब्बा का नाराजगी जताने का यही तरीका था। अच्छे भले तुम कह करके बात कर रहे होंगे, नाराज हुए तो फौरन आप जनाब पर आ जाते थे। औपचारिकता की दूरी बना ले तो समझ जाइए आपसे कोई गलती हुई है जिस पर आज है। कैफी, जी मुझे भी मोहब्बत है। बन्ने उठते हुए, अभी 1 बजा है, शाम तक रुक सकती है या नहीं? कैफी, उम्मीद तो है रुक जाएगी। बन्ने, हम किसी मौलवी को तलाश करते हैं या कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेंगी। आप कुछ दोस्तों को बुला लीजिए। आज का दिन तो इसी सब में जाएगा। कल एडिटोरियल पर बात होगी। और उसी कमरे में, उसी दरी पर मौलवी मरघे ने कैफी और शौकत चच्ची की अब्बा की गवाही में शादी करवाई। मोती चच्ची यानी शौकत आजमी ने अम्मी की शादी का जोड़ा पहना। अम्मी ने ही चाय, समोसे और लड्डुओं का इंतजाम किया। कैफी चचा सबके बहुत प्यारे थे, इसलिए जिसने भी सुना शादी में शरीक होने के लिए लपका। उस दोस्ताना भीड़ का असर था, या पार्टी कम्यून में कुछ घंटे बैठने का, या पीसी जोशी, जोश मलियाबादी और सज्जाद जहीर जैसे कॉमरेडों से मिली मोहब्बत का, शौकत आजमी ऐसे सुर्ख माहौल में समा गई कि सारी जिंदगी लाल होके रह गई। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि शौकत आजमी ने अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला लिया। उस फैसले पर सिर्फ रोना धोना नहीं किया कि हाय रे मुझे तो मोहब्बत हो गई और मैं क्या करूं, मेरा महबूब तो बॉम्बे में रहता है वगैरह वगैरह, और गरीब कॉमरेड शायर है, उससे शादी भी कैसे होगी। वो वहाँ पहुंची, बाकायदा उन्होंने शादी की और फिर उस शादी को पूरी मोहब्बत, पूरे कमिटमेंट के साथ निभाया। मेरी नज़र में आज के दौर में औरतों को यही बात समझने की ज़रूरत है कि फ़ैसले उन्हें अपने आप लेने हैं। फ़ैसले गलत हो सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो फ़ैसले गलत हो जाते हैं तो लोग फ़ौरन ये कहना शुरू करते हैं, देखा तुम्हें तो उस वक्त भी समझाया था कि तुम गलत फ़ैसला ले रही हो। हाँ, फ़ैसले गलत होंगे, लेकिन फैसले गलत हो या ना हो, फैसले खुद लेना जरूरी है। गलती को आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, गलत फैसला हो गया, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, और उस गलती से बाहर निकलने का, उसको दुरुस्त करने का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। इस चीज से हम लोग भागे ना कि हमें फैसले खुद लेने हैं। आजकल के दौर में मैं बहुत देख रही हूँ कि लड़कियों ने खुद ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें तो अरेंज मैरिज करनी है भाई, हमारे बाप हमारे लिए चुन देंगे। क्यों भाई? रहना तुम्हें है, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है उस आदमी के साथ, नौकरी तुम्हें करनी है, पढ़ाई तुम्हें करनी है, तो तुम चुनोगी कि तुम्हें कौन सा मजमून लेना है, कौन सा मौजू चुनना है, किस आदमी से शादी करनी है, किस तरह की जिंदगी बितानी है। ये फैसले लेना औरतें सीखें, औरतें करें, इस पे अमल करें, तो मेरे ख्याल से हम एक सही किस्म के नारीवाद की तरफ बढ़ेंगे। वो नहीं जो सिर्फ पैसे कमाने से आ जाता है। पैसे पर एक खुद मुख्तारी हम रखें और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। एक बात और सुनने में बहुत आती है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। ये बात औरतें भी बहुत दोहराती हैं, मैं बहुत सुनती हूँ औरतों से। ये बात पुरुषों की बनाई हुई है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। ये अंग्रेजों की अगर हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पढ़ें तो ये एक तरह से उसी का ही एक्सटेंशन है जो हमारे घरों तक पहुंच गया है। मुझे हमेशा महिलाओं ने समझा है, महिलाओं ने बढ़ावा दिया है, महिलाओं ने प्रोत्साहन दिया है, महिलाओं ने स्पेस क्रिएट की है जहां मैं अपनी बात कह सकूं। उसमें मनु भंडारी भी शामिल है, पुष्पा मैत्री भी शामिल है, उसमें शौकत आजमी भी शामिल है, उसमें मेरी माँ भी शामिल है, उसमें कॉमरेड समता भी शामिल है।
जो कोरस में हमेशा मेरे लिए जगह बनाती रही और मैं आकर के अपनी बात रखती रही, हालांकि अक्सर वो बात उनकी अपनी बात से इख्तलाफ भी करती थी। उस में अर्चना वर्मा शामिल है, उसमें डॉक्टर सुजाता शामिल है, उसमें सीमा संसार शामिल है, जो मुझे प्रोत्साहन देती रही। ये यूनिटी हम लोग बनाए रखें। इस यूनिटी की मेरे ख्याल से किसी भी वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि ये यूनिटी बस अब बन गई है और अब इसको आगे बढ़ाने की या उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। माहौल बदलता रहेगा, मुद्दे बदलते रहेंगे, यूनिटी का कायम रहना और उस पर अमल करते रहना ज़रूरी है। एक और बात जो मैं करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि औरतों पर थोपी जाती है और औरतें बहुत खुशी से उसको अपना लेती हैं, वो है मज़हब और धर्म। आप देखेंगे कि पुरुष लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अरे हमारी बीवी इतना व्रत रखती हैं, इतना मानती हैं, इतना कुरान पाक पढ़ती हैं, इतना ये करती हैं, बहुत ही मजहबी हैं, बहुत ही धार्मिक हैं। कुछ मर्द ये भी करेंगे कि आपको अपनी अंगूठी दिखाएंगे और अगर आप पूछें कि अरे वाह आप बहुत अच्छी अंगूठी पहने, तो बोलेंगे ये फलानी फलानी मजार से हमारी बीवी, हमारी अम्मा, हमारी भाभी, हमारी बहन लेकर के आई है। क्योंकि आप देखिए ना, हम तो अब 4 भाई 4 बहनों में अकेले भाई हैं, इसलिए उन्हें हमारी जान का खतरा महसूस होता रहता है। वो ये हमें पहनाती हैं, वो ताबीज़ बांध देती हैं, वो ये माम जामिन ऐसा कर देती हैं। और उसको मनाने के लिए महिलाओं को बाध्य किया जाता है कि हम वो जो समाज का थोपा हुआ धर्म है, मज़हब है, हम उसको माने और उसको बनाए रखें। इससे मेरे ख़्याल से इस जकड़न को तोड़ने की ज़रूरत है और इसका एक ही इलाज है कि हम सवाल उठाएं। सवाल उठाने से बहस होगी और माहौल इस तरह का बन गया है, जो लोग सत्ता में हैं उनकी वजह से भी और कुछ हमारा अपना भी चलन इसी तरह का है कि भाई बहस मत करो, लड़ाई मत करो, बहस नहीं होनी चाहिए। बहस होनी बहुत ज़रूरी है। बहस जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें साफ नहीं होगी, ना हमारे दिमाग में ना दूसरों के दिमाग में। बहस एक ज़रिया है जो चीज़ों को एक तरह से कैटेगराइज करता है और हमें समझने में मदद करता है। इसलिए बहस से हम भागे नहीं, बहस से हम डरे नहीं कि बहस जो है वो पता नहीं कितने इख्तलाफ पैदा कर देगी। इसलिए ऊपर से एक यूनिटी बनी रहे, एक जुड़ाव बना रहे तो अच्छा है, अंदर अंदर जो भी कुछ होता रहे। तो इसलिए हम सवाल उठाएं और सवाल उठाना मज़हब पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब हमको इस तरह से पहनाया गया है, इस तरह से उड़ाया गया है कि वो हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया है और हावी होता चला जा रहा है। और उस मज़हब की, उस धर्म की आड़ में पेट्रियार्की जो है, पैतृकता, वो पूरी अपनी जकड़न जो है उसका इस्तेमाल भी कर रही है और उसको हर हर पल कहना चाहिए उस जकड़न को और मजबूत करे जा रही है। तो इसलिए अगर हमें अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ना है तो ये ज़रूरी है कि हम उस जकड़न को तोड़ें। और धीरे धीरे ये सिलसिला तभी शुरू होगा जब हम सवाल उठाना शुरू करेंगे कि मज़हब में ऐसा क्यों, मज़हब में औरत की राइट्स कहाँ, मज़हब में ये वाली चीज़ें औरत के लिए अलग क्यों, मर्द के लिए ऐसी क्यों। और उन सवालों के हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। कि मुझे ये भी आदत है कि मैं अपने आप से बात करती हूँ, तो अपने आप से जो लोग बात करते हैं, महिलाएं खास करके, उनको पागल कहा जाता है। इस चीज़ से भी हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि हमें किस चीज़ पे क्यों और किस वजह से पागल, दीवानी, हॉलट, हॉली, बावली, ये सब कहा जाता है। ये सब भी एक तरह से हमारे ऊपर थोपी हुई चीज़ें हैं और हमें अपने आप से, यहाँ क्योंकि बात करने की बात हो रही है, तो अपने आप से बात करने से रोकती हैं। मैं समझ नहीं सकती कि वो इंसान कैसे इंसान होते हैं जो खुद से बातचीत नहीं करते। मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ, अक्सर ये बातचीत जो है वो ज़ोर से होने लगती है, तब आसपास के लोग थोड़ा बहुत घबराते हैं और फिक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन कि ये पता नहीं किस किस राह पे चल पड़ी है और ये राह फिर इसको कहाँ तक ले जाएगी, शायद ये पागलपन की कगार पे पहुंच ही गई है और अब खाई में गिरने वाली है। इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो औरत को एक खाने में खड़ा कर देती। थोड़ा सा सोच के देखिए, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर परेशानी है, मर्द अगर है तो प्रोफेसर लग रहा है, अगर मर्द है
वाह, कैसी इसकी शायर जैसी शख्सियत है, क्या व्यक्तित्व है। देखने से ही मालूम होता है कि दानिश्वर है, फिलोसोफर है, दार्शनिक है। औरत अगर ऐसी हो, बाल बिखरे हुए हो, चेहरे पर परेशानी हो, कपड़े ऐसे पहने हो, तो पागल है क्या? बाल क्यों नहीं बनाती है? इसको क्या हुआ है? तो फौरन उसको एक दूसरी कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाएगा। इन चीज़ों पर हमको, मैं समझती हूँ, नज़र रखने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को बार बार कंटेस्ट करते रहने की ज़रूरत है कि ये दायरे मेरे लिए क्यों खड़े किए जा रहे हैं, ये दायरे मर्दों के लिए क्यों नहीं खड़े किए गए। और जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे जहाँ पर औरत के लिए नकाब पहनना ज़रूरी है और मर्द जो है वो खुलेआम कहीं भी घूम सकता है। औरत के ऊपर बंदिश रहेगी हिजाब की, लेकिन मर्द के लिए नहीं रहेगी। औरत जो है वो घर की चारदीवारी में कैद रहेगी क्योंकि वो उसके लिए हिफाजत की जगह है, वो उसके लिए महफूज जगह है, वहाँ वो सुरक्षित है। ऐसा एक माहौल बना दिया गया है। वो बाहर ना निकले, वो रात में मिसाल के तौर पर बाहर ना निकले। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रात में अगर 200 औरतें बाहर हैं तो एक को भी खतरा नहीं है। अगर अकेली औरत बाहर है तो ज़रूर उसके लिए ख़तरा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को बेवक्त बाहर निकलने की ज़रूरत है और वही बात जिससे बात शुरू हुई थी, एक तरह की यूनिटी बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं 5 जून को, अगर आप लोगों में से कुछ को याद हो, तो एनवायरनमेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे था, पर्यावरण दिवस। तो मैं उससे कुछ जुड़ी हुई, सिर्फ दिवस से जुड़ी हुई नहीं, जनरल एक कहानी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। कहानी से पहले कुछ अम्मी की यादें। अम्मी के बारे में मुझे ज़माने से, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से, प्रगतिशील लेखक संघ से और कुछ हद तक अब्बा से भी कुछ शिकायतें हैं। मेरी समझ में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये समझदारी पिछले कोई 3 दशकों में थोड़ी बहुत बनी है कि मुझे साहित्य समझ में आता है। जब मैं अम्मी की कहानियाँ पढ़ती हूँ तो मेरे ख़्याल से वो बेहतरीन कहानियाँ हैं और एक-एक कहानी चुनी हुई है। मैं क्योंकि उनके साथ आखिरी वक़्त तक थी और कमरा में, और वो एक ही शेयर करते थे घर में, क्योंकि वो अब्बा के चले जाने के बाद अकेला नहीं रहना चाहती थी। तो उनके साथ मैंने देखा कि कितना ज़्यादा वो कहानियों पे अपनी मेहनत करती थी। बार-बार उनको लिखती थीं, बार-बार पढ़ती थीं, बार-बार फाड़ती थीं, मुहावरे उसमें इंट्रोड्यूस करती थीं, कहावतें लाती थीं। अगर एक ही जुमले में एक ही शब्द कई बार आ रहा हो तो उसको बदलती थीं। तो इस तरह की मेहनत का उनको मेरे ख़्याल से उनकी ज़िंदगी में सिला नहीं मिला। जो उनका मकाम था वो उनको नहीं मिला। अब जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि हाँ, सज्जाद ज़हीर एक बरगद का पेड़ थे और बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ों का पनपना ज़रा मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि उनको उनका ड्यू इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वो एक महिला थी। शायद वो एक पुरुष होती, शायद अब्बा का कोई बेटा होता जो कहानियाँ लिख रहा होता, तो शायद उसको रिकॉग्निशन मिल जाता। लेकिन महिला होने के नाते अम्मी को वो रिकग्निशन नहीं मिला। पिछले बरस जब हम लोगों ने उनकी जन्म शताब्दी मनाई तो कई जगह उनकी किताबें दोबारा भी छपी और कुछ कहानियाँ पढ़ी गई। समता ने भी मुझे बुलाया पटना, उनकी कहानियों पे एक नाटक भी तैयार किया, नमक पे। मैंने एक कहानी पढ़ी भी अम्मी की, और मुझे बहुत खुशी है कि उनकी कहानियाँ फिर से एक पढ़ने का एक दौर शुरू हुआ और लोग उनकी कहानियों को फिर से आंक रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं ये मलाल है कि अम्मी का जो ड्यू था वो अम्मी को उस वक्त नहीं मिला जब मिलना चाहिए था। अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी। मैं तो यही कहूँगी कि वो अगर वो कुर्बानियाँ ना करती तो हम लोगों का पता नहीं क्या होता। और एक वक्त पे अम्मी के साथ ये बात भी हुई, बहुत इंटीमेट, उसमें रात में बातों बातों में जब उनको नींद नहीं आती थी तो मैंने पूछा कि आपकी तो सारी ज़िंदगी अम्मी कुर्बानियों में निकल गई, आपको कैसा लगता है उम्र के आखिरी पड़ाव में
कि आपने इतनी कुर्बानियाँ की, हासिल शायद कुछ नहीं हुआ, तो आपको ये नहीं लगता कि कुर्बानियाँ बेकार गईं, अब शायद आपको कुर्बानियाँ नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। तो फिर दिल में क्या रहेगा? जिन लोगों को इस चीज़ की आदत होती है, इस चीज़ का शौक होता है कि उन्हें कांटों की राह, नई राह चुननी है और उस पर चलना है, वो कैसे वो राह चुन लें जो कि आरामदेह है, जिस राह में कोई मुश्किलें नहीं है, वो मुश्किलों का मज़ा उनको आता है और फिर वो उन कुर्बानियों को कुर्बानियाँ नहीं मानते। वो समझते हैं हमारे ये फैसले हैं और हमने ये फैसले पूरे होशो हवास में लिए हैं, इसलिए हमें इनको जीना है और इनका मज़ा लेना है और इनका लुत्फ उठाना है। तो अम्मी की कहानियाँ फिर से पढ़ी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जमील साहब ने एक उनकी कहानी पढ़ी और उसको शेयर भी किया। बड़ा सौदागर कौन, वो मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है। मेरे ख्याल से अम्मी की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिन पे नाटक होना चाहिए, जिन पे बातचीत होनी चाहिए, जिनको ज़बान के लिए पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बोलियों का इस्तेमाल करती थी जो आज शहरी हिंदी में और उर्दू में कम होता जा रहा है। तो उस वजह से उनको पढ़ा जाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक इस कोशिश में अम्मी की किताबें जो मैं दोबारा छपवा पाई, तो ये कुछ हद तक कामयाबी मिली। तो अम्मी की अम्मी को याद करते हुए ये एक कहानी अब भी कभी कभार। चिट्ठी हाथ में थी, माँ के हाथ की लिखी हुई, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। माँ के अलावा आजकल कौन खत लिखता है, और माँ कभी झूठ नहीं बोलती, इतना ऋचा को विश्वास था। झूठ बोलने की जरूरत भी क्या थी? एक पेड़ ही की तो बात थी। कोई सुनेगा तो उसकी बेचैनी पर हंस करके कहेगा, आप साहित्यिक लोग ही ऐसा कर सकते हैं कि तथ्य और कल्पना को उलट पुलट दे। कल रात उसने मायन सभ्यता पर एक किताब का अनुवाद खत्म किया था। दक्षिण अमेरिका के पहले निवासियों के रहस्यमय जीवन को जब भी वो समझने की कोशिश करती, तो अचंभा और दिलचस्पी दोनों ही बढ़ जाते। साथ ही गुस्सा और दुख भी होता कि वो ये काम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कर रही है, उन गोरों के पैसे से जिन्होंने मायन जनजातियों को पहले हराया, फिर लूटा, फिर नेस्तनाबूद करने के बाद आज उनकी सभ्यता के आधे अधूरे अवशेषों पर करोड़ों डॉलर खर्च करके उनकी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल देर रात तक जागकर उसने एक बहुत ही रोचक अध्याय खत्म किया था। मायन जनजातियों में रिवाज था कि हर बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगा करके उनकी देखभाल की जाए, जब तक बच्चा खुद ऐसा करने के काबिल ना हो जाए। फिर बच्चे का परिचय उन पेड़ों से करवाकर कुछ दिनों बच्चे को वहां अकेला छोड़ आते। जब इंसान और पेड़ एक दूसरे को ठीक से जान जाते, तब उन 100 में एक पेड़ बच्चे से बात करता और उसकी बात सुनता। दोनों पर एक दूसरे की बात सुनना, समझना और मानना फर्ज हुआ करता था। धीरे धीरे इंसान और पेड़ों में दूरी बढ़ी। पहले पुरुषों ने पेड़ों की सलाह माननी छोड़ दी, फिर उनसे बात करने की जरूरत को नकार दिया, और सबके बाद महिलाओं को अपने से अलग राय रखने पर पेड़ों को दोषी ठहराकर औरतों के पेड़ों से मिलने जुलने पर रोक लगा दी। कुछ एक औरतें चोरी छुपे वनों में जाती रहीं। पुरुषों को जब पता चला तो उन्होंने अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि महिलाओं ने उनसे वादा किया कि अब वो कभी कभी वन में नहीं जाएंगी। धीरे धीरे किस परिवार के कौन से पेड़ हैं ये परिचय करवाने वाले भी समय के साथ मर खप गए और एक नए गिरोह का जन्म हुआ, वो जो इस रिश्ते को का मजाक उड़ाते थे। कुछ समय और बीता। रिश्ते पर हंसी ठिठोली चुटकुले बने। पेड़ों से संबंध को पागलपन कहा जाने लगा और रिश्ते निभाने वालियों को चुड़ैल नाम दे दिया गया। ऋचा ने भी तो मजाक उड़ाया था अपनी माँ का, जब पिछली बार वो झांसी उनसे मिलने गई थी। 80 साल की, कुछ हफ्ते पहले विधवा हुई माँ ने दोनों भाइयों से अलग
उससे फरमाइश की थी, ऋचा मुझे आम के पेड़ तले बिठावेगी? बड़े दिन हो गए हुआ ना बैठी। चली तो वो खुद भी जाती, लेकिन पेड़ तले बना चबूतरा इतना नीचा था कि ऋचा का सहारा लेने की जरूरत पड़ी, और वो हंसते हुए बोली, पहली बार सास ने ऐसे ही सहारा देकर के बिठाया था इस पेड़ के नीचे, तब गहनों का भार नहीं उठता था, अब अपने शरीर का भार नहीं संभलता। और फिर शुरू हुई थी उनकी जीवन कथा, जो टुकड़ों हिस्सों में ऋचा पहले भी सुन चुकी थी। तब 9 मील मतलब बहुत दूर होता था, न सड़क न बस। झांसी से यहाँ तक पहुंचने में बैलगाड़ी में 3 घंटे लग गए थे। शाम हो गई थी। तेरी दादी ने जल्दी जल्दी खाना खिलाया और अपनी चारपाई के पास ही मेरा बिछौना कर दिया। अच्छी थी मेरी सास, समझ रही थी कि मेरा शरीर बनारस से झांसी ट्रेन में और उसके आगे बैलगाड़ी में थक कर चूर हो गया है। विदाई का रोना पीटना, ब्याह का रत जगा जो था वो तो था ही। वैसे मेरा जी अंदर से अकुला रहा था तेरे बाबूजी के पास जाने को, पता तो चले कैसे क्या होता है। ऋचा हंस दी थी। बुढ़ापे में गांव की औरतों का फक्कड़पन अश्लीलता की तरफ चल निकलता है। थकन ज्यादा थी तो मैं सो गई। सुबह सवेरा भी नहीं हुआ था कि ससुर ने आवाज लगा करके सास को जगाया और कहा, बहू को जरा उठाकर आम के पेड़ के नीचे ले आ। मैं आई तो मुझे बताने लगे, ये पेड़ मैंने 15 साल पहले लगाया था, जब रामपुर से इस गांव पवारी होकर के आया था। हर साल इसमें 2-4 गुच्छे बौर तो आते हैं, लेकिन फल एक नहीं लगा। तू इसकी एक परिक्रमा कर दे, तेरा आंगन में पहला पग शुभ हुआ तो इस साल जरूर फल आएंगे। सासू माँ जरा सा बिगड़ी। बांझ पेड़ तले बहू का पहला पग मतलब अपशगुन को न्योता। नई बहू मैं, मुझे तो वैसे भी सर झुका करके रखना था। पेड़ की जड़ों को देखते हुए परिक्रमा की और इतना देख लिया कि पेड़ की जड़ों में दीमक का बास है। राशन का जमाना था। कटोरी भर चीनी पेड़ों की जड़ों में छिड़कने पर सास वो बिगड़ी के पूछो मत। लेकिन 3 दिन के अंदर चींटियों ने पहले चीनी खाई, फिर दीमकों को भी चट कर गई। 2 हफ्ते बाद देखा नई कोपलें पेड़ पर फूट रही हैं। तेरे दादाजी को मच्छी बहुत पसंद थी। सप्ताह में 1-2 दिन खुद खरीद करके लाते, साफ करते और बनाते। मैं शलक बलकल अंदर की पेटी खाने के बाद बचे कांटे हड्डियां सब जमा करती और पेड़ की जड़ों में दबा देती। पेड़ को घर के दूसरे लोग भी प्यार करते थे। फल ना सही, चंबल की तन जलाने वाली धूप से छांव तो देता ही था। एक शाखा पर मोटी रस्सी का नीचे तख्ता लगा झूला था। इस पर छोटी नंदे झूला करती थी और मैं भी कामकाज से निबट कर इस पर बैठ के हवा खा लेती थी। एक दिन मैंने तेरे बाबूजी से फरमाइश की, झूला उतार कर दूसरी शाखा पे बांध दो ना। क्यों भला, यहाँ ठीक ही तो है। लो, हम क्या एक हाथ में बोझ उठाए उठाए थक नहीं जाते? हाथ बदलना नहीं पड़ता? वो हंसे तो मेरे ऊपर, लेकिन पेड़ पर चढ़ करके रस्सी खोली और दूसरी पर लंगर फेंकने ही वाले थे कि मेरी नजर पहली वाली शाख पर पड़ी, जो 2 जगह से छिली कटी पड़ी थी। रुको रुको, मैं अंदर दौड़ी और एक पुरानी चुनरी ले आई। पहले तो तह करके ये रखो, इसके ऊपर रस्सी डालो, रस्सी की भी उम्र बढ़ेगी और पेड़ भी घायल नहीं होगा। उस साल फागुन में बौर से लद गया पेड़। किसी को तब भी विश्वास नहीं था कि बांझ पेड़ फल देगा, लेकिन जब एक तोते के जोड़े ने इस पर घोंसला बनाया तब मैं समझ गई फलेगा जरूर, क्योंकि फल खाने वाले पक्षी इस पर आ रहे हैं। फालतू बौर झड़े और नन्ही नन्ही अंबोरियां दिखने लगी तो सास ने अचार का मसाला तैयार करना शुरू किया। अच्छा ही किया, क्योंकि उसी गर्मियों में तेरे बड़े भैया ने आने का इरादा कर लिया। मैं दोनों तरह से जीत गई। सास ने देखभाल के ख्याल से झूले पर बैठना बंद कर दिया। तब मैंने ये चबूतरा बनवाने की फरमाइश की। ससुर तो पेड़ से लगा चारों ओर गोल और पक्का बनवाना चाहते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, चौकोर होना चाहिए, पेड़ की जड़ों से थोड़ा सा हटकर, और कच्चा होना चाहिए। 10-15 दिन में एक बार मैं ही घर में से बची चिकनी मिट्टी और गोबर से लीप देती थी।
इस चबूतरे और पेड़ की ओट में दूसरी तरफ घर वालों की नजर बचा करके तेरे बाबूजी और मेरी बातें होती थी। जब चौथा महीना गुजर गया और उल्टियां रुक गई और मैंने आधे से ज्यादा अचार खा डाला, तब मेरा अलग अलग चीजें खाने को जी चाहने लगा। शर्म भी आती, संकोच भी होता, किससे कहूं? तो इस पेड़ से ही कह दिया और जी हल्का कर लिया। मुझे क्या पता था पेड़ उनसे कह देगा। जरूर कहा ही होगा। तभी तो अगली सुबह उन्होंने मुझसे पूछा, सुन, तुझे कौन सी मिठाई पसंद है? बालूशाही। अब ये रोज स्कूल से लौटते हुए 2 बालूशाही लाते, वहीं पेड़ की जड़ों के सहारे पत्ते का दोना टिका देते और मैं मौका देख करके आंचल में छिपा करके खा लेती। 1 महीने में ऐसा लगने लगा कि किसी ने बालूशाही का नाम भी लिया ना तो मुझसे पिट जाएगा। इसी से कहा, कोई मिठाई जितनी भी पसंद क्यों ना हो, रोज रोज वही मिले तो जी ऊब जाता नहीं है। लाने वाले को कौन समझाए, वो बुरा भी तो मान सकते हैं। अगली शाम दोने में 2 लड्डू रखे थे। गांव है ये। उस समय बस बालूशाही, लड्डू और जलेबी ही मिलती थी। इसी की छांव में झूले पर तेरे दोनों भाइयों को और फिर तुझे डालकर मैं घर का सारा काम निपटा लेती थी। लोग कहते हैं आम का पेड़ 1 साल फलता है, 1 साल सुस्ताता है, लेकिन ये कभी नहीं सुस्ताया। एक बार फलना शुरू हुआ तो बीते सालों की भी कसर पूरी कर दी। सास ससुर की अर्थी भी इसी के नीचे रखी गई और यहीं से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। तेरे भाइयों को तो आगे पढ़ना था, यहाँ गांव में कहाँ टिकते, लेकिन जब तूने भी ग्वालियर जाने की ठानी तो तेरे बाबूजी बहुत चिंतित हुए और एक पूरी रात इस पेड़ तले बैठे सोचते रहे। पेड़ ने ना जाने क्या सलाह दी कि सुबह उठे और 9 साल पहले तय किया हुआ तेरा संबंध ये कहकर के तोड़ाए, आगे बढ़ते पेड़ों में पेड़ियां क्यों रहे। बदनामी सह ली, गालियां सुन ली और तुझे ग्वालियर भेज दिया। वहां से तू दिल्ली चली गई, फिर विदेश। तेरी शादी की चिंता मैंने कितनी बार इस पेड़ से कही, कभी ढारस बंधाता, कभी दिलासा देता। एक दिन बोला, रिचा खुश है, तुम क्यों इसकी खुशी में खुश नहीं हो? क्यों अपनी खुशी उसके ऊपर थोपना चाहती हो? इस साल फागुन में इसमें बौर नहीं आया। हमने सोचा चलो जरा सुस्ता रहा है। कुछ महीने पहले तेरे बाबूजी के साथ के मास्टर जी ने आकर के बताया, पेड़ मर रहा है। तेरे बाबूजी बीमार चल रहे थे, कमजोर बहुत हो गए थे, फिर भी किसी तरह उठ करके आंगन में आए, दूर से ही पेड़ को देख करके बोले, हाँ, आम का पेड़ ऐसे ही मरता है, नीचे से हरा रहता है, ऊपर से सूखना शुरू होता है। ये देखकर ही जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया, बस जीने से जैसे मन भर गया उनका। 3 महीने के अंदर ही चल दिए। अब तो ऊपर की आधे से ज्यादा टहनियां सूख गई हैं। इतना कह करके माँ कुछ देर चुप रही और अपनी छड़ी से जमीन पर कुछ लकीरें बनाती रही। फिर अचानक रिचा से कम, खुद से ज्यादा बोली, कोशिश तो करनी ही चाहिए। अंत तक कोशिश करते रहना यही इंसान का फर्ज है। और सुन रिचा, मुझे सहारा देकर के चबूतरे पर खड़ा कर देगी? माँ इतनी मुश्किल से तो तुम्हें यहाँ ला करके बिठाया है, उठोगी भी सहारे से, चबूतरे पर कैसे चढ़ोगी? रिचा ने समझाते हुए कहा। अरे चढ़ जाऊंगी, तू पास आ जा, तेरा कंधा पकड़ के ना मैं। माँ, तुम 80 पार चुकी हो तो मैं भी 60 छू रही हूँ। अगर जरा डगमगा गई और तुम गिर पड़ी तो? अच्छा जा जा, रसोई से पटरा ले आ, उस पर एक ईंट रख दे, बस बन गया जीना, तब तेरे कंधे पर बोझ नहीं पड़ेगा। माँ, जरूरत क्या है ये सब सर्कस करने की? रिचा की आवाज में डर और खीज दोनों थी। अरे मुझे उससे बात करनी है ना। किससे? तू जब से विदेशी हुई है रिचा, मैं देख रही हूँ हिंदी में हो रही बात को कान ही नहीं देती। इतनी देर से किसकी बात कर रही हूँ मैं? मुझे आम के पेड़ से बात करनी है। जन्म भर के साथी से इतनी दूर से कैसे बात करूं? जा जा, पटरा ला, मैं ईंट उठा लाती हूँ। जिद करके माँ चबूतरे पर चढ़ी थी और जहां से मोटा तना 3 शाखाओं में बट रहा था,
वहां बड़े प्रेम से हाथ रख के बोली, समझती हूँ कि तुम बुढ़ा गए हो, ये भी जानती हूँ कि तुम अकेले हो गए हो। क्या करूं, बच्चों ने एक एक करके अपना जीवन चुन लिया। 2 साल ये इतना बीमार रहे, इनकी सेवा टहल में तुमसे मिलने आना नहीं हुआ। इनके जाने के बाद आना चाहिए था मुझे, पर सच बताऊं, तुम्हारी छांव में तुम्हें देखकर ही इनकी बहुत याद आती है मुझे, इसलिए मैं दूर रही। लेकिन ये मेरी भूल थी। तुम्हारा गुस्सा ठीक है, जो चला गया उसके लिए जो है उसकी अवहेलना थोड़ी करनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ, रोज आऊंगी तुम्हारे पास, और तुम भी जिस पथ पर चल दिए हो उससे पलट आओ ना। मैं भी कितने दिन और हूं, जब तक हूं मेरा साथ निभा दो। कोई तो मेरे लिए रुक जाए, कोई तो मेरा ख्याल करे। माँ जहां तक हाथ पहुंच रहा था, तने और शाखाओं को धीरे धीरे सहला रही थी, और पास खड़ी ऋचा मुंह पर साड़ी का पल्लू रखे अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। 3 दिन बाद वो न्यूयॉर्क लौट आई थी, और आज 5 महीने बाद माँ की ये चिट्ठी आई है। आम के पेड़ में भरपूर बौर आया है, 2 जोड़ी तोते भी आ गए हैं, और एक कोयल भी आसपास मंडरा रही है। अभी उसका कंठ सधा नहीं है, आजमाने के लिए बीच बीच में बोलती है, जो कूकने से ज्यादा चूकने जैसा लगता है। आम जून में पकेंगे। बहुत सारा प्यार, माँ। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से हालात रुचि बेहतर हुए हैं। महिला लेखन को एक तरजीह भी दी जा रही है, और महिलाएं खुद काफ़ी अच्छी, मेरे ख्याल से जो आलोचक हैं वो सामने आई हैं, और बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा आंक रही हैं साहित्य को, और नई चीज़ें, नई बातें पैदा कर रही हैं। क्योंकि साहित्य का आगे बढ़ना, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आलोचना भी अच्छी हो, समीक्षा अच्छी हो। तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से लिख बहुत रही हैं महिलाएं, और उसको उस तरह से आंका नहीं जा रहा, और काम की ज़रूरत है डेफिनेटली। रंगकर्म में वैसे मेरी स्टेज से पुरानी वाक़ियत रही है, और मैंने शुरुआत की बहुत ही मामूली ढंग से बैक स्टेज काम करके। लेकिन कुछ हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन ये है कि रंगकर्म के दो बहुत साफ विभाजन है। एक वो जो डायरेक्टर्स का है, निर्देशकों का एक दायरा है, और एक दायरा है एक्टर्स का। कम से कम हिंदुस्तान में मैं देखती हूँ कि यही हालत है, सेंट्रल इंडिया में। निर्देशकों में महिलाएं कम हैं, और मेरे ख्याल से उसकी एक वजह यह है कि पुरुष अदाकार जो हैं, एक्टर्स जो हैं, वो सुनना नहीं चाहते निर्देश महिलाओं से। उनको लगता है कि हमें ऑर्डर किया जा रहा है या हमें डांटा जा रहा है। मेरे बारे में भी ये लोगों को ये रहा है कि मैं बहुत कभी कभी बहुत बुरी तरह से डांट देती हूँ। वर्षा इसके बारे में बताएंगी। लेकिन मैं खुशकिस्मत रही कि मुझे एक्टर्स बहुत ऐसे मिले जो मेरे साथ काम करके खुश भी थे, और मेरे काम में वो अपनी भागीदारी देना चाहते थे। मतलब वो सिर्फ सुन के जो मैं कह रही थी उसको निभाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी अपनी सोच और समझदारी भी थी, जो मैं समझती हूँ कि थिएटर की एक ज़रूरत है, कि एक्टर भी जो है वो उतना ही इन्वॉल्व हो थिएटर में जितना कि स्क्रिप्ट राइटर है या डायरेक्टर है। अम्मी के बारे में और किस तरह की बातें, उन्हें हंसने का बहुत शौक था, और हंसाने का बहुत शौक था। बहुत मजाक करती थी, और बहुत अच्छी नकल करती थी। मेरे ख्याल से थिएटर की तरफ जो मेरा रुझान हुआ, वो उनकी नकल देख देख के, जिस तरह से रिश्तेदारों की, दोस्तों की नकल किया करती थी। और दूसरे ये कि उन्हें कुछ एक चीज़ों का के बारे में बहुत
जानने का बहुत शौक था। जैसे उनको कॉटन की साड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन हर साड़ी जो वो खरीदती थी वो ज़रूर कहीं ना कहीं की ख़ास होनी चाहिए। उसको कौन लोग बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कौन से इलाके में बन रही है, कौन से रंग इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसा तांत लाया जाता है, ये सब वो जानने की, समझने की और हम लोगों को बताने की हमेशा कोशिश करती थी। मेरे ख्याल से ये उनका अपना तरीका था कि वो शहर में रहते हुए भी जुड़ाव रख सकें जो काम ज़्यादा कस्बों और गाँव में हो रहा है उसके साथ। अ, अम्मी की बातें जो है, जैसे अम्मी को घूमना बहुत पसंद था, नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। इतना ट्रैवल नहीं कर पाती थी क्योंकि ज़्यादा उनको बच्चों का ख्याल रखना होता था, अब्बा अक्सर बाहर रहते थे। लेकिन जब भी मौका मिलता था तो ज़रूर ट्रैवल करती थी। रेडियो पे वो प्रोग्राम्स किया करती थी, और रेडियो का पे जो कहानी पढ़ती थी उस ज़माने में मेरे ख्याल से 70 रुपए या कुछ मिला करते थे। तो टॉक्स और वो पैसा वो बचा के रखती थी, और उससे फिर जब हम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, और उनकी भी, क्योंकि वो पढ़ाती थी करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में पहले, और फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो गर्मियों की छुट्टियां लंबी छुट्टियां हुआ करती थी, तो उसमें वो हम लोगों को ले करके कभी नैनीताल, कभी भवाली, कभी कश्मीर, कभी शिमला लेकर के जाया करती थी, और वहाँ बहुत पैदल चलती थी और बहुत चीज़ें देखती थी और घूमती थी, और कोई मौका नहीं जाने देती थी हाथ से कि कोई जगह कोई कह रहा है कि भाई फलानी वाली पहाड़ी चोटी बहुत अच्छी है, तो चलो चलो कल वहाँ चलते। ये उनका शौक था। काम करने का उनके वक्त तय थे। वो तर्जुमे भी, अनुवाद भी बहुत किया करती थी, क्योंकि पैसे की हमेशा ज़रूरत रहती थी घर में। तो नेशनल बुक ट्रस्ट से, हाउस ऑफ सोवियत इंफॉर्मेशन से वो तर्जुमे का काम लिया करती थी और करती थी। लेकिन कहानियाँ लिखना वो सुबह तड़के सवेरे करती थी। 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी, बस अपने लिए एक कप चाय बनाई, पास में रखी और बैठ जाती थी। और एक अजीब चीज़ थी कि कहानियाँ, वो जो तख्ती होती है ना जिसमें कागज़ लगाने पड़ते हैं क्लिप वाली, उस तख्ती पे लिखती थी। तर्जुमा, खत लिखना, ये सब मेज़ पे होता था। वो जो है वो आराम से पलंग पे बैठ के एक घुटने पे तख्ती टिका के और तख्ती पे कहानी लिखी जाती थी। कम से कम फर्स्ट ड्राफ्ट कहानी का जो था, जो क्रिएटिव काम होता उनका होता था, वो ज़रूर वो तख्ती पे किया करती थी। मेरे पास भी तख्ती है, मैं भी तख्ती पे काम करती हूँ। अब भी से जुड़े रहने का एक तरीका। मेरे ख्याल से इस वक्त हालांकि ये इल्ज़ाम लगता है प्रगतिशील लेखकों पे कि वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल ये ना समझा जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सच को बयान करते रहना, फैक्ट्स को बयान करते रहना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि बहुत एक बड़ी कोशिश हो रही है कि सच को छुपाया जाए और सच को दबा दिया जाए, सच को बदल दिया जाए, सच को ऐसा जामा पहना करके सामने लाया जाए कि उसकी तरफ कोई तवज्जो ही ना दे, कोई उसके बारे में सोचे ही ना। इस सच को मेरे ख्याल से उजागर करते रहना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, वक्त डरावना है। ख़ास करके मैं हिंदुस्तान में जो देखती हूँ, जो ख़बरें यहाँ पर पहुँच रही हैं, यकीनन हिम्मत की दाद देनी पड़ती है जो लोग सच के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। वो लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही है, और इसलिए लड़नी है क्योंकि जीतनी है। नहीं, मैं महिलाएं खुद अपना पैसा कमाएं उसके खिलाफ नहीं हूँ, और मैं नहीं समझती कि वो गलत है। मैं ये समझती हूँ कि वो पैसा किस तरह से और क्यों खर्च होगा, उसकी जिम्मेदारी भी महिलाएं लें। यानी फैसला मुकम्मल हो। सिर्फ ये नहीं कि हम इतना पढ़ लिख लिए हैं तो हमें इस हद तक इस तरह का जॉब मिल सकता है। वो बहुत अच्छी बात है, वो तो हो ही। लेकिन उसके साथ साथ वो पैसा कहाँ खर्च हो, कैसे इन्वेस्ट हो, इसके फैसले भी औरतें खुद लें। और ये इस चीज़ को एक बहुत बड़ाई की तरह देखा जाता है
कि मैं तो अपने पूरी सैलरी अपने मियाँ के या अपनी सास के हाथ में या किसी और के हाथ में रख देती हूँ। तो वो मेरे ख्याल से वो आप एक आसान रास्ता ले रही हैं पॉपुलर होने का फैमिली के अंदर। वो मेरे ख्याल से आपके हक में नहीं जाता। तो इसलिए फैसले लेने से मेरा मतलब ये भी है कि आप वो वक्त निकालें जो कहानी आपकी बेहतर हो, जो निबंध आपका बेहतर हो, आप बेहतर एसेज लिखें, आप पेपर्स अच्छे लिखें। और औरतें अक्सर इस बात को कह देती हैं कि हम कैसे काम करते हैं, हमारा तो घर का काम निपटते निपटते तक वक्त ही नहीं बचता, तो हम कैसे अच्छा रिसर्च्ड वेल रिसर्च्ड पेपर लिखते। वक्त ये नहीं देखेगा, वक्त ये देखेगा कि आपका पेपर अच्छा था या बुरा था। तो इसलिए फैसला आपको करना है कि आप भरमा दही बड़े बनाएंगी, मसालेदार रोगन जोश बनाएंगी, या अपने पेपर पे काम करेंगी। अ, वैसे जो बुनियादी संघर्ष जिनको हम लोग लेफ्टिस्ट संघर्ष मानते हैं, उस तरह के संघर्ष मेरी जिंदगी में रहे नहीं। कि कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर छुपाने के लिए छत ना हो, कभी ये नहीं हुआ कि खाने पीने की कोई मुश्किल हो। हमेशा शुरू से ही इतना पढ़ा दिया गया कि कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल ही जाती, अगर आगे नहीं भी पढ़ते तो भी। तो उस तरह का संघर्ष नहीं रहा। लेकिन और दूसरे संघर्ष ये रहे कि जैसे लेफ्ट के अंदर भी मैं कहूँगी कि महिलाओं को उस तरह का की जगह नहीं दी जाती। कम्युनिस्ट पार्टियां भी उस तरह की जगह नहीं देती, उस तरह की स्पेस नहीं पैदा करती। और महिला संगठन अलग बना दिए जाते हैं, मास फ्रंट्स अलग बना दिए जाते हैं महिलाओं के, जिनमें और फिर मेन बॉडी में उतना तालमेल भी नहीं रहता और उस तालमेल की ज़रूरत भी नहीं समझी जाती। ये माना जाता है कि महिलाओं के मुद्दे जो हैं वो वहीं सुलझाए जाएंगे, जबकि महिलाओं के मुद्दे जो हैं, जो मुश्किलें हैं, वो ह्यूमन राइट्स की मुश्किलें हैं, वो ह्यूमन राइट्स की लड़ाइयाँ हैं, वो अलग लड़ाइयाँ नहीं हैं। तो इसलिए जब तक कि उन लड़ाइयों को मिलजुल करके नहीं लड़ा जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से मुकम्मल कामयाबी मिलना मुश्किल है। तो ये कमी जो है, इसके खिलाफ मुस्तकिल संघर्ष और आज भी संघर्ष तो ये तो है ही। पिछले दिनों जो प्रगतिशील लेखक संघ में भी जो हुआ कि एक सेक्सुअल अब्यूज़र के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, तो उसका उसका जो भुगतान हुआ वो मुझे ही भुगतना पड़ा। तो ये है, ये लड़ाइयाँ लड़ते रहना है। और जैसा मैंने कहा, लड़ना है क्योंकि जीतना है। तो इसलिए एक मंजिल तो नहीं है, मंजिलें बहुत सारी हैं, रास्ते बहुत सारे हैं, उन सब पे चलना है, सारी चीज़ें आजमाना है। एक दौर ऐसा आ गया है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि अभी तो हम पेट की लड़ाई लड़ लेते हैं और जीत लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा कि महिलाओं के मुद्दे का क्या किया जाए। नहीं, हमें सारी लड़ाइयाँ एक साथ ही लड़नी है। हम सारी लड़ाइयाँ एक साथ ही लड़ेंगे। कुछ की जीत पहले हासिल होगी, कुछ की जीत बाद में हासिल होगी, लेकिन लड़ाई मुस्तकिल एक ही है, क्योंकि वो इंसानियत की लड़ाई है। जी दीपक जी, मैंने जो लेफ्ट के बारे में कहा, वो तो एक बात है ही। दूसरी बात ये भी है कि एक तबके का, एक क्लास का फेमिनिज्म आ गया है, जो लोग समझते हैं कि फ्रीली अगर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ कर के सड़क पर निकल पा रहे हैं, तो वो उन्होंने फेमिनिज्म की लड़ाई जीत ली है। एक कंफ्यूजन इस तरह का पैदा किया गया है कि जब तक आपके हाथ में सिगरेट ना हो, आप पूरी तरह से फेमिनिस्ट नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है जो सामने आ रहा है, जो किसी हद तक वेस्ट से हमारे यहाँ पहुँच रहा है, वो है कि एक इस्लामिक फेमिनिज्म निकल आया है। एक रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस फेमिनिज्म है। रिलीजन कभी किसी, कोई भी रिलीजन औरत को कोई जगह नहीं देता है। तो इसलिए ये मानना कि मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ लेकिन मैं फेमिनिस्ट भी हूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों में टकराव होगा ही। मुश्किल और पेचीदा वक्त, एक वक्त में ये हुआ था कि मैं डांस किया करती थी
और अच्छा ही डांस कर रही थी। काफ़ी मतलब नाम भी होना शुरू हो गया था और प्रोग्राम्स भी मिल रहे थे। उस वक्त ही कुछ अम्मी बहुत सपोर्ट में थी, अब्बा का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त घर से कुछ इस तरह की मुखालफत हुई कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ा, और जितना वक्त मुझे डांस को देने की ख्वाहिश थी वो मेरा देना बंद हो गया, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि मैं नौकरी करूं। और तब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ कॉलेज ख़त्म किया था, ग्रेजुएट थी। तो इसलिए बहुत अच्छी कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन बहरहाल करनी ज़रूरी थी क्योंकि अलग रहना था और अलग रह करके डांस को किसी मंजिल तक पहुंचाना था, अपने करियर को डांस में। तो वो मेरे मेरे नज़दीक एक मुश्किल दौर था, जो मुझे ये फ़ैसला करना था कि अम्मी के अलावा घर के बाकी लोगों से मुझे कुछ सालों दूरी बनानी है। वो ज़रूरी है मेरे अपने काम के लिए। आज लोग मुझसे ये बात पूछते भी हैं, वही उन रिश्तेदारों में से ही कुछ लोग, कि आप ने जो ये फ़ैसला किया तो फिर बाद में तो आपके 12-14 साल बाद डांस भी छूट गया। तो ये मेरी जो मैंने पहले बात कही थी, हाँ, मैंने फ़ैसला किया था कि मैं डांस को कंटिन्यू करूँगी। मैं शास्त्रीय नृत्य सीख रही थी और मैं उसको परफ़ॉर्म करते रहना चाहती थी। मेरे लिए वो कोई बेइज़्ज़ती की बात थी नहीं थी। मेरे अब्बा अगर ज़िंदा होते तो वो भी बहुत सराहते। अम्मी साथ में खड़ी ही हुई थी। बाद में मेरी सेहत की वजह से मेरा डांस नहीं चला, मैं नहीं कर पाई, डांस छूटा, दूसरी चीज़ें ज़िंदगी में आई और दूसरी चीज़ें हुई। यकीनन तो वही, जैसे जो बात संघर्षों के बारे में है कि बहुत सारे संघर्ष हमें साथ करते रहना है, वैसे ही मेरे पास तो एक ही ज़िंदगी है। तो मैं उस ज़िंदगी में डांस भी करूँगी, कहानियाँ भी लिखूँगी और नाटक भी करूँगी और ट्रैवल भी करूँगी, और मैं अच्छा खाना पकाना भी सीखूँगी और अच्छा खाना खिलाऊँगी भी। लोग अक्सर ये बात मुझे कहते हैं, ख़ास करके यहाँ लंदन में लोग जो पाकिस्तानी और दूसरे साथी मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, मुसलमान क्या करेंगे हिंदुस्तान में। तो मेरा जवाब यही होता है कि हमारे साथ खड़े भी तो लेकिन हिंदू ही हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है और उनको आप हिंदू मानते हैं उन लोगों को, तो फिर जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो 20-20 हज़ार का प्रोटेस्ट होता है जंतर मंतर पे, नॉट इन माय नेम का, वो भी तो, उसमें भी तो मेजोरिटी हिंदू होती है, तो वो भी तो हमारे साथ खड़े हुए हैं। लड़ाइयों को हम कम से कम मैं इस तरह से बांट नहीं सकती कि ये लड़ाई अच्छी है या ये लड़ाई बुरी है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, अमेरिका में इस वक्त रेसिज्म के खिलाफ एक उफान आया है जो पहले देखने में नहीं आया। मेरे ख्याल से वो बहुत पॉजिटिव बात है, और मेरे ख्याल से उससे बहुत सारे अच्छे नतीजे निकलेंगे, क्योंकि अगर हम याद करें तो इसी तरह के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे जब वियतनाम वॉर के खिलाफ अमेरिकी लोग खुद खड़े हुए थे, और वहीं से एक ये हुआ था कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे मरने के लिए वियतनाम। तो वियतनाम की लड़ाई जो ख़त्म हुई, उसमें कुछ हाथ इन आंदोलनों का भी था, इन प्रोटेस्ट्स का भी था। उसी तरह से जिस तरह से रेसिज्म के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ लोग अमेरिका में एकजुट हुए हैं, वो यकीनन सराहनीय है। लेकिन लोग हमारे यहाँ भी एकजुट हो रहे हैं और एकजुट हुए हैं, और दिखाया है उन्होंने कि हम नहीं चाहते कि इस तरह का अत्याचार हमारे अपने लोगों के खिलाफ हो। अपने लोगों से मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हूँ जो अल्पसंख्यक है। तो इसलिए हम लोग हताश ना हो, ये सोचें कि लड़ाई जारी है, लड़ाई बीच बीच में मंद पड़ती है, वो वक्त की ज़रूरत है, कोविड-19 हो जाता है, लेकिन वो लड़ाइयाँ फिर उठेंगी, क्योंकि वो इंसानी मुद्दों की लड़ाइयाँ हैं, वो ह्यूमन राइट्स की लड़ाइयाँ हैं। उनको छोड़ के इंसानियत कहाँ जाएगी? अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं कहती कि आपकी अपनी पहचान है? क्यों आपको सजा ज़हीर की बेटी की तरह मिलाया जाता है? तो मैं समझती हूँ कि वो एक मेरी ज़िंदगी की एक सच्चाई है,
और मुझे अब्बा की बेटी की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए तो मुझे कोई ना शर्मिंदगी होती है बल्कि फ़ख्र महसूस होता है कि आज भी अब्बा का नाम इस तरह से लेते हैं लोग कि मुझे मेरी पहचान है वो। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लंदन में एक PWA चैप्टर भी कायम हुआ है। उसकी मीटिंग एक मैंने अटेंड की। मैं चाहती हूँ कि मैं और मीटिंग्स, जब ये कोविड-19 ख़त्म हो तो और मीटिंग्स उसकी अटेंड करूँ। हाँ, एक और जो दिलचस्प बात हुई वो ये कि जहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की पहली तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की मीटिंग्स हुई थी, जिस रेस्टोरेंट में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, मोहम्मद तासीर वग़ैरह जहाँ मिल कर के बैठे थे और उन्होंने मैनिफेस्टो प्लान किया था, वो रेस्टोरेंट कैफ़े मैंने ढूंढ के निकाला। दोस्तों ने, यहाँ के दोस्तों ने बहुत मदद की और हमारी कोशिश है कि हम लोग वहाँ के उस इलाके के MP को एक दरख्वास्त दें कि वहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ का एक प्लाक लगाया जाए कि यहाँ पर पहली मीटिंग्स, कुछ एक मीटिंग्स हुई थी और मैनिफेस्टो का पहला ड्राफ्ट यहाँ तैयार हुआ था। मेरे ख्याल से कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लड़ाइयाँ एक साथ लड़ें। क्यों मुसलमान अलग हैं, क्यों दलित अलग हैं, क्यों ईसाई अलग हैं? हम लोग अगर मिल कर के लड़ाई लड़ें तो हमारी ताकत भी ज़्यादा है, संविधान हमारे साथ है और इस लड़ाई में मेरे ख्याल से ज़्यादा जीतने के इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर हम लोग साथ मिल के लड़ें, क्योंकि यकीनन दलित जिस तरह से दबाए जा रहे हैं, जिस तरह से ख़त्म किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर वो चीज़ें लादी जा रही हैं जो चीज़ें हम लोग सोच रहे थे वो लड़ाइयाँ हम जीत गए हैं, वो तो अब मुद्दे हैं ही नहीं, लेकिन वो उन मुद्दों को फिर से ज़िंदा किया जा रहा है। तो यकीनन उनके साथ जितना अन्याय हो रहा है शायद मुसलमानों से ज़्यादा उनके साथ अन्याय हो रहा है और मिल कर के लड़ने की कोशिश होनी चाहिए।